ओवर थिंकिंग क्या होती है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन थिंकिंग एरर्स की वजह से आप एक खास किस्म के माइंड ट्रैप्स में फंसकर ओवर थिंकिंग शुरू करते हो, अगर आपको उनके बारे में पता चल जाए तो उन माइंड ट्रैप से भी बच सकते हो और ओवर थिंकिंग से भी बच सकते हो। क्योंकि फिर इसी की वजह से ना अनफॉर्चुनेटली आप रियलिटी सही देख नहीं सकते हो। आप न्यूट्रल और अनबाइस्ड होकर ना ही कुछ चीज़ों को सही एनालाइज कर सकते हो, ना ही कोई सही सोच सकते हो, ना ही कोई फैसला कर सकते हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के बारे में गलत परसेप्शन भी बाज़ वक़्त कायम कर लेते हो। सामने पड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको नज़र नहीं आती, अपने अंदर का पोटेंशियल भी बाज़ वक़्त आपको सही तरीके से समझ नहीं आता और ना ही उसको सही यूटिलाइज कर सकते हो। हम सब लोग कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इस तरह के थिंकिंग एरर्स की वजह से खास माइंड ट्रैप में फंस जाते हैं, इसलिए हम सही फैसला नहीं कर पाते। तो जब आप कोई गलत फैसला कर रहे हो या कोई गलत एक्शन ले रहे हो तो समझ जाओ कहीं ना कहीं एट द बैक एक थिंकिंग एरर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए आज की जो शॉर्ट वीडियो है ना, इसमें मैं बड़े शॉर्ट से 10 आपको माइंड ट्रैप्स बताऊंगा और फिर एक बड़ा सिंपल सा एक एंशिएंट मेथड, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग जिसे कहते हैं, उस मेथड की वजह से आप कभी भी आपको जब लगेगा कि आप किसी माइंड ट्रैप में आ रहे हो तो आप उससे निकल सकते हो। जब भी आपको लगे कि आपका फैसला लेट होता जा रहा है या गलत हो रहा है, आपकी जो एक्शन है वो डिले हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ शुरू हो गई है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं मगर आप ना ही उस अपॉर्चुनिटी को सही समझ पा रहे हो, ना ही उससे फ़ायदा उठा सके हो, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं थिंकिंग एरर है, कहीं ना कहीं आप उस ट्रैप के अंदर हो। वंस यू अप्लाई दिस मेथड यू विल बी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रैप। इसलिए वीडियो तो बड़ी आज शॉर्ट है, इसलिए जल्दी नहीं करनी है, इसको पूरा एंड तक देखना है, फिर देखना आपको आने वाले वक्त में इसका कितना फायदा होता है। इन थिंकिंग एरर्स या माइंड ट्रैप से बचने के लिए ना एक छोटी सी चीज समझ लो, हमेशा के लिए आपकी ना जिंदगी आसान हो जाएगी। हम अपनी ना 95% जिंदगी अपने माइंड के अंदर गुजारते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये कह लो कि हम डे टू डे जो एक्शंस करते हैं ना वो 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो एक किस्म की हमारी प्रोग्रामिंग होती है। इसी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचना नहीं पड़ता, जैसे कि हमारी आदतें हैं उनके ऊपर हमें सोचना नहीं पड़ता। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग होती है ना वो नेगेटिव होती है, इसलिए हमारे ज़हन में नेगेटिव ख्यालात ज़्यादा उठते हैं और हम उनके ऊपर सोच कर चल पड़ते हैं। वहीं से हमारी जो सोच है ना उसमें गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब पता क्या है? इनएक्यूरेट किस्म की, इररेशनल किस्म के थिंकिंग पैटर्न जो बार बार हमारे ज़हन में ऐसे ख्यालात ला रहे होते हैं और हम चूंकि उनके पीछे चलने के आदी हो जाते हैं, इसी वजह से हम गलत एक्शन लेते हैं, गलत फैसले करते हैं। सो इससे बचने का सिंपल सा एक तरीका ये है कि जो भी आपके ज़हन में ख्यालात आते हैं ना, कभी फ़ौरन एक्शन न बस किया करो। कम से कम 2, 4, 5 मिनट ले लिया करो ताकि उस ख्याल को पहले समझ तो लो कि वो ख्याल है क्या, उसकी रियलिटी क्या है। उसके बाद ये फैसला करना होता है कि कौन सा एक्शन लेना है और कौन सा एक्शन नहीं लेना। दैट इज़ अ वेरी ईजी मेथड। अगर इस मेथड को अपनाओगे ना तो बहुत सारे आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे ज़िंदगी में बच सकते हो। अब आते हैं जी उन माइंड ट्रैप्स की तरफ या थिंकिंग एरर्स की तरफ, जो बेसिकली इनफैक्ट थिंकिंग एरर ही होते हैं पहले इनिशियली, उसके बाद वो फिर ट्रैप बन जाते हैं जिसके अंदर हम फंस के रह जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला माइंड ट्रैप है वो है ऑल और नथिंग। यानी इसका मतलब ये होगा कि आप ब्लैक एंड वाइट में सोचते हो, कोई ग्रे एरिया नहीं है। यानी या तो आप किसी चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो गए या बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो। यानी आप या तो किसी चीज़ में कामयाब हो गए या बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। मैं इसको आसान मिसाल से समझाता हूँ, समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने अपना वेट लूज करना है और आपने उसके लिए पूरी एक डाइट प्लान दिया, यानी डाइटिंग करने के बारे में सोचा और उसको टिका के आपने 2-3 महीने फॉलो किया, स्ट्रिक्टली उस प्लान को फॉलो किया। एक अचानक से एक पार्टी आ गई और जैसे वो पार्टी आई तो अपनी वजह से या दोस्तों के कहने की वजह से आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जो उस डाइट प्लान के मुताबिक एक बद परहेज़ी है। यानी वो परहेज़ करना चाहिए था, आपको वो नहीं खाना चाहिए था और आपने खा लिया। एंड देन अनफॉर्चुनेटली यू स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरा पूरा जो प्लान है वो चौपट हो गया, ये तो मेरी सारी गड़बड़ होगी। रादर देन थिंकिंग कि एक छोटी सी चीज़ है और इससे पूरे प्लान का कोई नुकसान नहीं होगा, कभी ना कभी इसे चीट मील कहते हैं, कह सकते हैं। बट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि नहीं ये तो पूरा प्लान गड़बड़ हो गया, और फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम आप फिर इस किस्म की गलती करते हो कि ठीक है जी कल भी गलती कर ली थी, आज भी अगर खा लूंगा तो कौन सा हर्ज होगा, और उस प्लान के साथ आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो पूरा प्लान गड़बड़ हो गया। इस वजह से फिर आपके जो नेक्स्ट एक्शंस हैं वो गलत होने शुरू हो जाते हैं और वो जो पूरी मेहनत थी वो बेकार हो जाती है। दूसरा जो माइंड ट्रैप है उसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक सिंगल इवेंट या सिंगल एविडेंस की बेस के ऊपर आप ये कंक्लूड कर लेते हो, आप ये एज्यूम कर लेते हो कि हमेशा ही आपके साथ ऐसे होता है या हमेशा ही आपके साथ ऐसे होगा। कोई एक चीज़ बुरी होगी और आपने समझा कि आपके साथ हमेशा ही ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई ऊंच नीच होती है, अप्स एंड डाउन्स हैं, फेलियर्स हैं, सक्सेसेस हैं। तो आपकी गलती की वजह से या कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपके बिजनेस में गड़बड़ होगी और आप वो बिजनेस नहीं चला पाए,
एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग कि आप बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते हो। अब जो भी बिजनेस करोगे आपको बिजनेस का गुर नहीं आता, हमेशा बिजनेस में फ्लॉप हो जाओगे। अब इसी किस्म की सोच की वजह से ना बहुत से जो लोग हैं ना वो अपने ना ही पोटेंशियल को सही समझ पाते हैं और काबिलियत होने के बावजूद उस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाते हैं, अपनी बहुत सारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को वो ज़ाया कर देते हैं। तीसरा जो थिंकिंग एरर है या जो ट्रैप बन जाता है वो ये है कि मेंटल फिल्टरिंग। वो होता ये है कि आपके साथ फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें हुई हैं, उन बहुत अच्छी हुई हैं, बड़ी पॉजिटिव हुई हैं, एक 11वीं चीज़ कहीं थोड़ी सी नेगेटिव हो गई और आपने उस 11वीं चीज़ को देखना शुरू कर दिया और जो बाकी 10 चीज़ें उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मिसाल के तौर पर एक दोस्त है, वो आपकी बड़ी तारीफें करता है, लेकिन किसी एक जगह पर उसने मजाक से कोई गलत बात कह दी या वाकई कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म का क्रिटिसिज्म कर दिया और आपने उसको पकड़ लिया और ये कहना शुरू कर दिया या ये सोचना शुरू कर दिया कि ये हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, ये जानबूझकर मुझे डिग्रेड करने की कोशिश करता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि बस इसी तरीके से ये जो मेंटल फिल्टरिंग करते हैं कि पॉजिटिव जो चीज़ें उनको इग्नोर कर दिया और नेगेटिव को पकड़ लिया, कितने हम रिलेशनशिप हैं जो खराब कर देते हैं। चौथा जो थिंकिंग एरर है जो ऑब्वियसली बाद में ट्रैप बन जाता है, ये मेंटल फिल्टरिंग से मिलता जुलता लगता है लेकिन एक्चुअली इससे डिफरेंट भी है और ज्यादा डेंजरस भी है। इसको कहते हैं डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव। डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव ये है कि इसमें जो पॉजिटिव चीज हो भी रही है ना, आप उसको काउंट ही नहीं करते सीरियस है, उसको आप रिजेक्ट कर देते हो। मेंटल फिल्टरिंग में तो ये है ना कि आपकी 10 पॉजिटिव चीज़ें हुई, आपने एक 11वीं चीज़ देखी नेगेटिव, आपने उसके ऊपर फोकस कर लिया, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया और उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसमें आप काउंट ही नहीं करते सीरियस है पॉजिटिव चीज़ों को, उसको रिजेक्ट कर देते हो। अच्छा, अब इसमें कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आपने किसी जगह पर एक प्रेजेंटेशन दी और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई, सब लोगों ने उस प्रेजेंटेशन की तारीफ की, लेकिन किसी एक ने थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर दिया ताकि उसमें कोई इंप्रूवमेंट आ सके। और हुआ ये, यानी मेंटल फिल्टरिंग के केस में ये होगा कि आप ये करोगे कि आप उस चीज़ को पकड़ के ये समझोगे कि सब चीज़ें खराब हो गई, सारी पॉजिटिव चीज़ें आप उनको काउंट तो कर रहे होगे लेकिन कहोगे नहीं, इसका मुझे लगता है इम्पैक्ट ज़्यादा है, मेरी प्रेजेंटेशन डेफिनेटली उस तरह से नहीं रही, यानी आप उस नेगेटिव चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड, ये जो डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपके बॉस ने आपकी सारी तारीफ की, उस पूरी प्रेजेंटेशन की तारीफ की और उसने भी इसी तरीके से कोई नेगेटिव एक छोटा सा क्रिटिसिज्म कर दिया और आपने ये फोकस किया ये सोचते हुए कि नहीं वो कोई तारीफ शरीफ नहीं है, वो तो बस ऐसे नाइस बन रहा था, असल चीज़ तो ये है, इसने क्रिटिसाइज किया है, इसका मतलब है कि मेरी प्रेजेंटेशन सही नहीं थी, आई एम नॉट अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड। इसका मतलब यह है कि आप मुकम्मल तौर पर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं भी उनको आप रिजेक्ट कर रहे हो। अब आप ज़रा सोचो कि इससे आप कितनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़ाया कर देते होंगे। आप इसी सोच की वजह से हो सकता है कि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन उस तरीके से तैयार ही ना करो, उसमें वो एंथुसियाज्म ही ना हो, वो जोश ही ना हो जो होना चाहिए, जो आपकी काबिलियत को सामने लाए। सो बहुत से लोग जो है ना इस तरह के जो ट्रैप्स में फंसते हैं थिंकिंग एरर्स की वजह से, फिर वो अपनी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी ख़राब कर लेते हैं, रिलेशनशिप्स को भी ख़राब कर लेते हैं। पांचवा थिंकिंग एरर जो ऑब्वियसली एक फिर बड़ा ट्रैप बन जाता है वो ये है जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजन विदाउट एनी एविडेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर एजम्पशन। यानी आपने एक मफरूजा कायम कर लिया और उसकी बेस के ऊपर आपने एक कंक्लूजन निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक गैदरिंग में बैठे हैं और आपके दो दोस्त भी बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं, लेकिन अचानक से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के कान में कुछ कहना शुरू किया, मगर अनफॉर्चुनेटली उसने आपकी तरफ देख लिया, यानी उसकी नज़रें आपकी तरफ थी और आपके दिमाग में एक फ़ौरन से ख्याल आ गया कि ये ज़रूर मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात कर रहा है। मे भी उससे पहले कोई ऐसी नेगेटिव बात की हो, वो एविडेंस आपके ज़हन में चल रहा हो, लेकिन इस वक्त कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, बट यू स्टार्टेड थिंकिंग, आई मीन यू स्टार्टेड कंक्लूडिंग इन फैक्ट कि ये ज़रूर मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात कर रहा है। सो जस्ट इमेजिन कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, बट यू हैव ड्रॉन ए कंक्लूजन, एक ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया जिससे डेफिनेटली फिर उसके बारे में आपके जहन में शक पैदा होंगे और वो रिलेशनशिप जो है वो किसी न किसी फॉर्म में अफेक्ट होगा। या इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपकी खामियां जो आपको पता चल गई है, किसी ने आपको हाईलाइट करके बता दी, एंड यू स्टार्ट प्रेडिक्टिंग एज ए कंक्लूजन कि आपका इंटरव्यू शायद सही नहीं होगा, आप उस जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। सो जस्ट इमेजिन कि इस तरह के जो थिंकिंग एरर्स होते हैं, इससे हम कितने अपने एक्शन जो सही ले सकते हैं वो नहीं ले सकते, जो सही फैसले हो सकते हैं वो हम सही फैसले नहीं कर सकते। छठा जो थिंकिंग एरर है इसको कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी इसका मतलब ये है कि आप किसी बात का वो हवा सा बना लेते हो, एक वर्स्ट किस्म की बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में पिक्चर बना लेते हो और उसको फाइनल पिक्चर समझ लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर मुसलसल गलतियां आ रही थी और गलतियों की वजह जो थी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी, एंड देन योर बॉस हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो गर्मा गर्मी में भी डिस्कशन होती है, वो गलतियां आपको बताता है, एंड देन ही सेज लेट अस रिव्यू, हमें ज़रा थोड़ा सोचने दो, उसको रिव्यू करने दो और उस वक्त तक आप काम को रोक दो।
एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग इन योर माइंड कि लगता है कि ये इतनी गड़बड़ हो गई है कि अब ये मुझसे प्रोजेक्ट ले लिया जाएगा या मे भी मेरी सर्विसेज को ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर इस बात से समझ नहीं आए तो मैं एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ यू गो टू द डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपकी चेकअप करता है और उसके बाद आपको कुछ लैब टेस्ट लिख कर देता है और कहता है कि ये जब लैब टेस्ट आएंगे ना, देन आई विल बी इन ए पोजिशन कि मैं डायग्नोस सही कर सकूँ। एंड देन योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे कहीं खुदा न ख्वास्ता कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं होगी, और आपका ध्यान उस तरफ जाता है और आप उसी बीमारी के जो रिपरकशंस हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। जस्ट इमेजिन कि हाउ वी मेक आवर लाइफ हेल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग एरर। इसके बाद इसके ऊपर फोकस करते हैं और उसके बाद फिर हमारी जो ज़िंदगी है वो अजाब बन जाती है। बहुत सारी जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। सातवां जो थिंकिंग एरर है ना, वो बेसिकली बहुत सारे जो इमोशनल किस्म के लोग होते हैं ना, सेंसिटिव लोग होते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा माइंड ट्रैप बन जाता है। इसको कहते हैं इमोशनल रीजनिंग। वैसे तो हम सब लोग ही इमोशनल बीइंग है, इंसान जज्बाती होता है, लेकिन जो सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं ना, वो जहाँ लॉजिक भी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ अकल भी यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद उसमें इमोशंस की हवा भरने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सेंसिटिव इंसान हो या बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो और आप एक कंपनी में काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, आपके बॉस ने उसको बहुत सराहा, उसकी बहुत तारीफ़ की, उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन उसको कहीं लगा कि उस प्रोजेक्ट के अंदर भी इतनी कैपेसिटी है कि उसको मज़ीद इंप्रूव किया जा सकता है, या आपके अंदर इतनी वाकई काबिलियत मौजूद है कि आप और एक्सपैंड कर सकते हो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और उस वजह से उसने जो फीडबैक दिया वो एक छोटा सा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म था। बट बीइंग एन इमोशनल पर्सन, आपने उसके ऊपर भी एक इमोशनल किस्म की रीजनिंग करनी शुरू कर दी, लॉजिकल रीजनिंग नहीं। आपने कहा कि मुझे फील हो रहा है, यानी इट्स नॉट लॉजिकल रीजनिंग, इट्स इमोशनल रीजनिंग। आप मुझे फील हो रहा है कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी मौजूद ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। नाउ जस्ट इमेजिन कि जो लोग इमोशनल रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं वो कितनी ज़िंदगी में चीज़ों को अपनी ख़राब करते हैं। वो लॉजिक तो दे रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर इमोशंस की हवा भर के कि फील हो रहा है, उनकी छठे इस कह रही है, उनको महसूस हो रहा है, और इस वजह से वो सारे इवन प्रोसेस को ख़राब कर देते हैं, वो रिलेशंस को डैमेज करके रख देते हैं। दैट इज़ द माइंड ट्रैप जिससे आपको बचना चाहिए। आठवां जो थिंकिंग एरर है उसको कहते हैं शुड स्टेटमेंट, यानी चीज़ों को ऐसे होना चाहिए, चीज़ों को ऐसे नहीं होना चाहिए। ये वो सोच है जिससे बहुत से जो लोग हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी को भी और साथ जुड़े लोगों की ज़िंदगी को भी अजाब बना जाते हैं। बिकॉज हियर यू वांट टू कंट्रोल समथिंग विच कैन नेवर एवर बी इन योर ओन कंट्रोल, और फिर जब वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती तो फिर आपके अंदर गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन भरती है, और इस किस्म के बहुत सारे इमोशनल रिएक्शंस पैदा हो जाते हैं। यानी आप ये सोचते हो कि लोगों को ऐसे बिहेव करना चाहिए मेरे साथ, लोगों को ऐसे होना चाहिए, उनको इस तरीके से करना चाहिए। कोई मॉरल या एथिकल उसकी ग्राउंड है या नहीं है, उसका कोई सेट रूल है या नहीं है, बट यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ रूल इन योर माइंड कि लोगों को बस इसी तरीके से उठना बैठना चाहिए, इसी तरीके से बोलना चाहिए, इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। व्हेन दीज थिंग्स नेवर हैपन, जब ये चीज़ें नहीं होती, तो फिर दिस बिकम्स द कॉज ऑफ अ ट्रैप, अ मेंटल ट्रैप, जिसपे आप फंस के लोगों को जज करना शुरू कर देते हो और उसी की बेस के ऊपर लोगों के साथ रिलेशन बनाते हो या बिगाड़ते रहते हो। दिस बिकम्स द कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर रिलेशनशिप। नौवां जो थिंकिंग एरर है वो बेसिकली ये है कि लेबलिंग या मिस लेबलिंग। बेसिकली इसमें होता ये है कि आप खुद को या दूसरों को जज करके एक लेबल कर देते हो, या टू बी मोर एक्यूरेट आप मिस लेबल कर देते हो। मिसाल के तौर पर आपसे कोई गलती होगी और गलती होने के बाद आपने खुद को ये कहना शुरू कर दिया कि मैं इतना स्मार्ट ही नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, या मैं अहमक हूँ। अब आपको नहीं पता इनफैक्ट कि ये जो लेबल आप कर रहे हो, मुंह से तो अल्फाज निकाल रहे हो, लेकिन इनका आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कितना ड्रास्टिक इफेक्ट होता है। दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल नेवर नो अबाउट दिस। वो कभी जान ही नहीं सकते कि वो अपने हाथों अपने सेल्फ इमेज को पहले डैमेज करते हैं, फिर सेल्फ एस्टीम को हर्ट करते हैं, और डेफिनेटली फिर उनको अपनी जो वर्थ है दूसरों के नज़दीक लो नजर आनी शुरू हो जाती है। दिस इज वेरी डैमेजिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल डू विद देयर पर्सनैलिटी। सो इस लेबलिंग से मिस जज करके, या जो भी आप जज करें, कम से कम इस किस्म के नेगेटिव लेबल लगाने से बचना चाहिए। या फॉर एग्जांपल आप किसी की हेल्प करते हो एंड यू थिंक लॉजिकली ऑल्सो एंड यू फील इमोशंस टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, और आप करते हो, और वो शख्स जो है वो लेट्स सपोज आपके अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, मगर वो कम से कम आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको वो रिस्पॉन्स मिला, एंड देन यू स्टार्ट मिस जजिंग दैट पर्सन, और उसके बाद आपने आपको मिस लेबल करना शुरू करते हो कि मैं ही जज्बाती हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं लोगों के इतने काम आता हूँ। बट यू नेवर नो दैट कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप अपनी सेल्फ एस्टीम को और अपने सेल्फ इमेज को बड़े बुरे तरीके से डैमेज कर रहे हो।
10वां जो थिंकिंग एरर है उसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो गलत हो जाए, चाहे किसी भी वजह से हो या किसी की भी वजह से हो, आप उसका इल्ज़ाम अपने आप को देते हो। आप समझते हो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छा, यहाँ पर पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, वो ये है कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियसली एंड यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका अक्सर जो मतलब लोग निकालते हैं वो ये है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो शायद सारी जिम्मेदारी या बोझ हमारे पर आ जाएगा। इसलिए बहुत से लोग जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का असल मकसद ये है या असल मतलब ये है कि यू मस्ट हैव द एबिलिटी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस सिचुएशन में इस तरीके से रिस्पॉन्ड करें कि आपको या आपके साथ जुड़े लोगों को कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। क्योंकि जब आप खुद इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना कि कम से कम रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है, किसी ने अगर मेरे साथ बुरा किया तो मैं कम से कम उसके साथ अच्छा कर सकता हूँ, तो इससे आप आने वाले वक्त में बुरे नुकसान से बच सकते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को बड़ा बेहतर बना देते हैं। लेकिन खैर, मैं जिस चीज़ की बात करूँ पर्सनलाइजेशन की, वो ये है कि कुछ भी गलत हो गया, किसी की वजह से भी हो गया, किसी भी वजह से हो गया, आपने इल्ज़ाम खुद को देना शुरू कर दिया। सो नाउ इन दिस वे यू बिकम अ विक्टिम माइंडेड पर्सन। मिसाल के तौर पर आपने एक दोस्त को टेक्स्ट किया either for a dinner or maybe for any other meeting, लेकिन उसका वो रिस्पॉन्स नहीं आया, and then you start blaming yourself। पर्सनलाइज कर लिया, आपने समझा कि शायद ये मेरी ही वजह से हुआ है, वो मेरी किसी बात को बुरा मान गया, या मुझे इस तरीके से मैसेज नहीं करना चाहिए था, या मैसेज ऐसे होना नहीं चाहिए था, या इस वक्त पे नहीं होना चाहिए था, और आप अपने आप को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हो और आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हो। बहुत से लोग ऐसा करके चीज़ों को पर्सनलाइज बनाकर अपने आप को विक्टिम माइंडेड बना लेते हैं। लेकिन खैर, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और हम इंसानी मुआशरे में रहते हैं, और इंसानी मुआशरे में रहते हुए इस किस्म के थिंकिंग एरर्स या थिंकिंग फ्लॉज होना इज़ वेरी नॉर्मल। बट द प्रॉब्लम इज़ व्हेन ये जो सारे थिंकिंग एरर्स हैं एक खास किस्म का ट्रैप बन जाते हैं, और अब हम उसी ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, और उसी ट्रैप की वजह से फिर हम जिंदगी के जो बड़े बड़े फैसले हैं उनको गलत करते हैं। हम लोगों को सही परसीव नहीं कर पाते, रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं, सही जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको सही एनालाइज ही नहीं कर पाते, उन अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं ना, दे नेवर डू लाइक दिस, दे आर नेवर रिएक्टिव ऑन एवरी सिंगल थॉट जो उनके जहन में आता है। दे ऑलवेज पॉज, देन दे थिंक, रिफ्लेक्ट, एंड देन दे एक्ट और डिसाइड नॉट टू एक्ट। सो रिफ्लेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर ख्याल के पीछे चलना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा थिंकिंग एरर होगा जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक खास किस्म के ट्रैप में रहकर सोच रहे हो या देख रहे हो चीज़ों को, इसलिए वो आपको रियलिटी जो नज़र आ रही है वो बाद में पता चलेगा कि ये रियलिटी नहीं है। तो इस बेसिकली रिफ्लेक्ट करने के लिए जो टेक्निक है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, जो बेसिकली एक एशियन ग्रीक फिलोसोफर जिसको आप सुकरात के नाम से जानते हो उसके नाम से मंसूब है, मकसद सिर्फ इस टेक्निक का ये है कि आपके ज़हन में जो भी ख्याल आए ना उसके ऊपर फ़ौरन एक्ट करने के बजाय उसको पहले एनालाइज कर लो, ताकि ये पता चल जाए कि कहीं उसके अंडरलाइंग कोई एजम्पशन तो नहीं है, वो रियल भी है या नहीं है। अगर वो एजम्पशन है तो उस एजम्पशन को दूर किया जाए एक लॉजिकल क्वेश्चनिंग के जरिए। मिसाल के तौर पर आपके जहन में ख्याल है कि मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये नहीं कि आप इस ख्याल को एक्सेप्ट कर लो। द स्टेप 1 इज क्लैरिफाइंग द थॉट। उस थॉट को क्लैरिफाई करो, यानी व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दिस कि मैं अच्छा नहीं हूँ। मतलब ये तो जनरलाइज किस्म की स्टेटमेंट है ना, आपको देखना ही होगा कि क्या मुराद है इससे कि मैं अच्छा नहीं हूँ। आपको वो स्किल नहीं आता, आपको उसका नॉलेज नहीं है, आप उसको सीख नहीं पाए, व्हाट इज द रीज़न, उसकी रीज़न तक जानना बड़ा ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2 इज़ कि आप उसको लेबल करो कि वो जो भी थॉट आपके ज़हन में आ रहा है, अगर वो एजम्पशन है तो वो किस वजह से आ रहा है, यानी इन थिंकिंग एरर्स में से कौन सा एरर है, उसको लेबल करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप उसको एड्रेस कर सकोगे। एंड स्टेप नंबर 3 इज़ कि उसकी फेवर या उसके अगेंस्ट में अगर कोई एविडेंस है तो पहले उसको चेक करो, ताकि ये तो पता चले कि वो रियल है या वाकई वो एक एजम्पशन है। स्टेप नंबर 3 इज़ कि फिर आपने उसके लिए एविडेंस ढूंढना है, चाहे उसके फॉर चाहे उसके अगेंस्ट। अगर उसके फेवर में वो एविडेंस आ जाता है, इट मीन्स कि वो रियल है, तो रियल को एड्रेस करने की डेफिनेटली प्लानिंग की जा सकती है। आप उसको एड्रेस कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज कि आप रियल चीज़ को एड्रेस करके उसको ख़त्म कर सकते हो। बट इफ़ इट इज़ एन एजम्पशन, अगर वो मफरूज़ा है, महज है, एक मफरूज़ा है और वो भी किसी बिलीफ की वजह से, देन यू नीड टू चेंज दैट बिलीफ, देन यू नीड टू चेंज दैट थिंकिंग पैटर्न, उसको चेंज करना ज़रूरी होगा। सो दीज आर द 10 माइंड ट्रैप्स जिसमें अक्सर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो पूरी रियलिटी को कभी देख ही नहीं सकते, वो रिलेशनशिप्स को बड़ा ख़राब करते हैं, ज़िंदगी में आने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, खुद को सही एनालाइज नहीं कर सकते, खुद के पोटेंशियल को सही समझ नहीं सकते और अपनी ज़िंदगी को एक हेल बना देते हैं।
सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी खास तौर पर आप बड़े बड़े मेजर डिसीजन लेने लगो, बड़े बड़े एक्शन लेने लगो, या अगर आपको लगे कि आप किसी फैसले में गलती कर रहे हो या फैसले में डिले कर रहे हो, एक्शन में डिले कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटीज़ को सही समझ नहीं पा रहे, तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो कि किस मेंटल ट्रैप में फंसे हो जो कभी खत्म नहीं होगा। डेफिनेटली ये थिंकिंग एरर बार बार होते रहेंगे, इसके लिए आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी ज़हन में रखना है कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है। खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी जो जिदोजहद है ना वो आपको अपने माइंड के साथ ही करनी पड़ती है, क्योंकि इस किस्म के जो थिंकिंग एरर्स होते हैं ना वो फिर आपको एक लूप में फंसा लेते हैं, एक ट्रैप में फंसा लेते हैं, और आप कभी भी ज़िंदगी में सही फैसला नहीं कर सकते, सही कदम नहीं उठा सकते।